अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। जाति की गिनती हो देश में, इसको लेके राजनीति के आंगन में पिछले कुछ दिनों से भयंकर कोहराम था। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, उन्होंने ऐसा कर रखा था कि भाई बिना जात की गिनती के अब देश में कुछ आगे बात बढ़ नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि नहीं, ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जाति भारत के समाज में, भारतीय समाज में सर्वाधिक संवेदनशील विषयों में से एक। जाति और जाति से जुड़े आरक्षण, ये दोनों विषय मिला के संवेदनशीलता की चरम स्थिति है भारत के समाज में, ये जान लीजिए। इनमें जरा सा कंपन हो तो चुनाव के समीकरण परिवर्तित हो जाते हैं अचानक से। देश कई बार ये देख चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला किया कि नहीं भाई, अपना पहले वाला विचार छोड़ो और नया विचार पकड़ो। पहले भारतीय जनता पार्टी का एक दृष्टिकोण था कि नहीं, जात की गिनती क्यों हो, जात की गिनती से सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा। लेकिन जब लगा कि नहीं, जात की गिनती को लेकर देश के आंगन में भारी तनाव पैदा हो रहा है राजनीतिक तौर पर, तो भाजपा ने अपने को उस बिंदु पर लाकर खड़ा किया कि चलो जात की गिनती होनी चाहिए। और उसके बाद केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया। और कब अनाउंस किया सोचिए। ये स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके अनाउंसमेंट का जो समय चुना वो भी अद्भुत था। पहलगांव में बर्बर आतंकी हमला हो चुका था। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि पाकिस्तान को लेकर कोई निर्णायक फैसला सरकार लेगी, लेकिन सरकार ने अचानक से जातिगत जनगणना कराएगी सरकार, यह फैसला अनाउंस कर दिया। का कैबिनेट ने यह फैसला किया। उसके बाद विपक्षी दलों को कुछ कुछ हतप्रभ जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा। उनको लगा कि हमारे हाथ से झंडा भी छीन लिया, डंडा भी छीन लिया मोदी ने, मुद्दा हाईजैक कर लिया, मुद्दा ही खत्म हो गया। ये वैसी स्थिति हो गई कि जैसे कोई बच्चा इम्तिहान के 2 दिन पहले तक एक किताब पढ़ रहा है और 2 दिन बच्चे हों जब इम्तिहान के, तो आ जाए कि नहीं अब इस किताब से सवाल नहीं आएंगे, दूसरी किताब से आएंगे। 2 दिन में उसको कैसे पढ़ोगे। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने, RJD जैसे दलों ने जात की गिनती पर जो एक अभियान छेड़ा था, अचानक से भाजपा ने उसमें अपनी दावेदारी ठोक दी और कहा हम तो इनसे बड़े वाले जात की गिनती के पक्षधर हैं। राजनीति में एक नया कंपन पैदा हो गया।
आज क्या हुआ कि हम लोग ये विषय लेकर आए? कल हुआ ये कि सरकार ने ये फैसला किया कि 2026 से केंद्र सरकार जातिगत जनगणना का अभियान शुरू करेगी। पहले 4-6 छोटे राज्यों में होगा और दूसरे चरण में फिर शेष देश में होगा। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इस तरह के राज्यों में पहले होगा। लेकिन जात की गिनती के अनंतिम आंकड़े, यानी अंतिम आंकड़े आने में तो समय लगेगा, लेकिन अनंतिम आंकड़े, इंटरिम डाटा जिसको आप बोले, वो भी आते आते 2027 के मार्च के बाद की ही स्थिति बनेगी। यानी जात में कौन कहां खड़ा है, किसकी कितनी भागीदारी है, इसका पहला डाटा आने में, पहला आंकड़ा आने में भी 2027 का मार्च बीत जाएगा। यानी बिहार तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी निपट लेगा, बंगाल का चुनाव निपट लेगा। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 3 बड़े राज्यों के चुनाव निपट लेंगे। अब विपक्षी दलों में नई फुसफुसाहट है, नया तनाव है कि ये क्या बवाल है, जल्दी से क्यों नहीं हो रही जनगणना, जात की गिनती। और जब अब डिजिटल फॉर्मेटिंग है, अब तो सरलता ज्यादा होनी चाहिए। तो विपक्षी दल अब इसका अर्थ समझने में लगे हुए हैं कि आखिर मोदी सरकार ने ये टाइम लिमिट इतनी आगे तक की क्यों रखी है। इसके पीछे कोई खेल है क्या, इसके पीछे कोई सियासत है क्या, ये समझना जरूरी है। हमारे साथियों ने इस नाजुक मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। जातीय जनगणना की सियासी जंग में तमाम किंतु परंतु और कयासों के बीच केंद्र सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी खत्म हो गया इंतजार। 2 चरणों में जनगणना कराएगी सरकार। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, तो वहीं दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। आज टाइम टेबल भी सरकार ने जो है वो घोषित किया है और मैं मानता हूं कि प्रक्रिया शुरू होगी और समय के अंदर जो है वो कास्ट सेंसस के रिजल्ट भी आपको दिखाई पड़ेंगे। 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनगणना पूरी होगी। उसके बाद बाकी देश की। दरअसल बीते दिनों पहलगाम वाली घटना के बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान करके पूरे देश को चौंका दिया था। अब तारीखों के ऐलान ने भी हलचल मचा दी है, या यूं कहें कि क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। झुकते बड़े बड़े तानाशाह भी हैं, सरकारें भी झुकती हैं। झुकाने वाला कोई सच्चा मर्द चाहिए। राहुल गांधी ने ललकार के कह दिया था पार्लियामेंट में, मोदी जी करना पड़ेगा आपको। डर के मारे घुटने पे आ गए। रिपोर्ट आई ना पूरे देश से। पर अभी नीयत खराब है। 2027 से 2025 से 2 चरणों में करेंगे, ये सब क्या है? देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा है, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे। वहीं मोदी सरकार के इस दांव ने विपक्षी खेमे को एक तनाव दे दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये ऐसा वक्त होगा जब यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 चल रहे होंगे।
या अपने अंतिम चरण में होंगे। साल 2017 में यूपी में चुनाव की शुरुआत 17 जनवरी से हुई और 8 मार्च 2017 को आखिरी चरण के वोट पड़े थे। साल 2022 में 14 जनवरी से चुनाव शुरू हुआ और 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम 10 मार्च को आया था। ऐसे में एक ओर जातीय जनगणना हो रही होगी और दूसरी ओर चुनावी चरण चल रहे होंगे और वो समय सूबे की सियासत के लिए काफी दिलचस्प होगा। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा है, मतलब जब आएगी यूपी में पीडीएस सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जातीय जनगणना हो रही, उसका प्रारूप क्या है वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए। जनता को सुविधा हो और अच्छी तरह से जातीय जनगणना हो जाए, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और सबकी गिनती हो जाए। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा काम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका हमेशा छुपा हुआ एजेंडा रहता है, उस एजेंडे से भी होशियार रहने की जरूरत है। समय को लेके जरूर सवाल है। एक तरफ कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं, जब जातिवार जनगणना करने का ऐलान हो गया तो कह रहे हैं कि अब शुरू किए हैं। ये तो एक इन लोगों का एक न एक बहाना चलता रहेगा विरोध का। और अब तो कुछ दिन श्रेय लेने के चक्कर में पड़े थे, अब वो नहीं श्रेय मिल रहा है तो अब फिर विरोध शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अखिलेश यादव के इस अंदाज के मायने ये कि अखिलेश इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कांग्रेस की दलील ये कि संसद से लेकर सड़क तक हमने ही उठाया है मुद्दा। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर क्रेडिट की ताल ठोक रही है। वहीं जनगणना की तारीख और टाइमिंग पर सवाल यह है कि चुनाव से ना इधर न उधर मोदी सरकार ने सजाई ये कैसी डगर। सवाल ये भी है कि जातीय जनगणना का ये दांव जिताएगा 2027 या 2029 का चुनाव। मुझे लगता है कि देश में जातियों की स्थिति क्या है, किस जाति की कितनी संख्या है, इस तक पहुंचने में 2029 आ जाएगा ऐसा लग रहा है। यानी लोकसभा का अगला चुनाव जिस वक्त देश की देहरी पर होगा उसी वक्त तक जाके कहीं ये रिपोर्ट फाइनल आ पाएगी। अंतिम रिपोर्ट, अनंतिम नहीं, फाइनल रिपोर्ट कि किस जात के कितने लोग भारत में हैं। तो लड़ाई और व्यूह रचना राजनीतिक दलों को 29 के लिए करनी होगी जाति की गिनती के आधार पर। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। अशोक यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। गौरव जैन हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, बात बड़ी लंबी चली गई, अब विपक्षी दल इस बात से नाराज है, वो करे भाई आपने इतना लंबा क्यों खींच दिया। 16 तारीख को, इस महीने की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करेगा करेगी भारत सरकार। और सही मायने में पहले तो पहाड़ी राज्यों की होगी, छोटे राज्य हैं, लेकिन जिनमें राजनीतिक दलों की रुचि है उन राज्यों में मार्च 27 से कार्यक्रम शुरू होगा। तब तक बिहार निपट लिया होगा चुनाव, बंगाल निपट गया होगा, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति होगी कि चुनाव लगभग बचा या तो हो चुका होगा या एक आध चरण बचा होगा जब इसका गेट खुलेगा कि भाई अब जात की गिनती करने निकल रही सरकार। सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, एक जाति जनगणना को लेकर के लगातार जिस प्रकार से पूरे चुनाव में विपक्ष ने एक प्रयोग क्या किया, एक प्रकार से उनको लगा कि ये ब्रह्मास्त्र है उनके पास और इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने जिस प्रकार से देखा कि संविधान को लेकर चर्चा हुई, उसी प्रकार से जाति जनगणना की पूरे हरियाणा के, महाराष्ट्र के और साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव में विपक्ष ने भरपूर इसका बल प्रयोग और इसका पराक्रम दिखाया। लेकिन
जब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को खुद ही आकर के एक्सेप्ट किया और कहा कि जाति जनगणना अब सरकार कराएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ा मुद्दा लगता था कहीं ना कहीं विपक्ष को, वो तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ जो अगर ऐसी पार्टियों को लगता है तो वो मिल सकता है, लेकिन सरकार का जो काम था, सरकार ने उसकी घोषणा की, पार्टी से अलग सरकार है तो सरकार उसका काम जो जाति जनगणना है वो अब कराने जा रही है। अब मूल बात यह है, देखिए कुल मिलाकर के अमिताभ भाई, कि जातीय जनगणना जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अगर कराते हैं और कुछ ऐसी जातियां होंगी जिनका हमको लगेगा कि उनको आरक्षण 50% से ऊपर देना चाहिए, हम उसके लिए भी आगे बढ़ करके एक कदम उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन जातीय जनगणना जब निकल करके आएगी तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होगा कि जो वास्तव में, जैसे मंडल आयोग जब आया था तो जो जातियों के अंदर बात कही गई थी, पिछड़े लोग, हर तरह से समाज के अंदर पिछड़े, ठीक है सौरभ, पिछड़ा वर्ग है, दुबे, क्या अभी वो रुकना होगा, मूल मैं रूप बाकी से इस पर कराते बाद हैं? में जाएंगे, इस पर बाद में जाएंगे, अभी बाकी मेहमानों को भी बहस मिला, इस प्रसंग पर बाद में जाएंगे। गौरव जैन हैं हमारे साथ। गौरव जैन झांसी से हैं और इनके पिता केंद्र सरकार में मंत्री रहे और हमारे मित्र हैं प्रदीप जैन आदित्य। गौरव जैन पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव जैन का स्वागत है। गौरव, आप अगर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे इंट्रोड्यूस करते तो बेहतर होता। खैर, आपका धन्यवाद। तो गौरव, कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है? जी देखिए, दिक्कत ये नजर आ रही है कि मोदी जी की जो मंशा होती है, जो कथनी और करनी होती है, उसमें कभी भी एक समानता नहीं रही। उनके तमाम वादे रहे हैं जो उन्होंने कभी कुछ कहा और करा कुछ। तो उस प्रकार से हमें आज भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो पिछले चुनाव तक, 1 साल पहले तक बोल रहे थे कि कास्ट सेंसस की बात करने वाले लोग नक्सली हैं, आज खुद ये कर रहे हैं। इसका स्वागत योग्य है उनका जो भी कदम है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको पूरा फ्रेम करा है, देखिए अभी भी बजटरी एलोकेशन जो है वो सिर्फ 575 करोड़ का करा है, जबकि 7600 करोड़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे, ये जब अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद ही हम कह पाएंगे। लेकिन जो टाइमलाइन उन्होंने खींची है, ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो चुनावी मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं, कास्ट सेंसस जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं है। कास्ट सेंसस जो है वो एक लंबी फहरिस्त है सामाजिक विकास की, उसमें एक छोटा सा कदम है। कास्ट सेंसस के बाद हमें अभी यहाँ पे जो 9वीं सूची होती है संविधान की, उसमें भी बदलाव कराना है, ताकि जिस प्रकार से कास्ट सेंसस का जो रिजल्ट निकले उससे आप बदलाव करके जो सोशल बेनिफिशियरी की जो स्कीम्स होती हैं उनको सही लोगों तक पहुंचा सके। जो रिजर्वेशन की जहां पर लिमिट बढ़ानी है, जहां पर कम करनी है, तो कास्ट सेंसस सिर्फ छोटा सा मुद्दा और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ तक सीमित रहेगी या विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन सिर्फ कास्ट सेंसस तक सीमित रहेगा, तो ये सरासर गलत है। हमारी लड़ाई जो सामाजिक न्याय की है वो सिर्फ यहाँ से शुरू होती है, या उसको हम अंतिम मुकाम तक, जब तक ये लड़ाई मुकम्मल नहीं हो जाएगी तब तक इस मुद्दे को लेकर चलते रहेंगे। ठीक। कांग्रेस जल्दी जल्दी मुद्दे बदल लेती है, ऐसी उदाहरण कांग्रेस के जीवन वृत्त में है। इसलिए कब तक कांग्रेस एक मुद्दे पर टिक पाएगी ये विषय देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जाति के मामले पर, जाति की गिनती के मामले पर ही 360 डिग्री पर अपने को घुमाया है। इंदिरा जी और राजीव जी क्या कहते थे और आज की कांग्रेस क्या करे, उस 360 डिग्री पर घूमी। तो कांग्रेस कब अपनी धुरी पर कब तक टिकेगी ये देखना होगा। मैं अशोक यादव के पास चलूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उससे पहले एक बात अभी नहीं, जब आएंगे तब बोलना। उस पर मैं एक बात सामने रखूं कि जो बात कांग्रेस कह रही है ना कि भाई 500 करोड़ या 600 करोड़ जो भी अलॉट किया है जनगणना के लिए, ठीक, और होना चाहिए 7600 करोड़ या व्हाट्सएवर, ये जानना चाहिए बाबू 26 का बजट भी आएगा, 27 का बजट भी आएगा। 2 बजट आने हैं देश के अभी जातिगत जनगणना के लिए। मार्च 27 में आरंभ होगा मुख्य चरण, उससे पहले 2 बजट आ चुके होंगे भारत के। 2025 में जब जनगणना हो नहीं रही तो उसके लिए कितना आरक्षण बजट एलोकेट किया गया, ये विषय कहां से खड़ा हो जाएगा? आज हो रही जनगणना और ये बजट तो 31 मार्च 2026 में खत्म। इसलिए ये समझना चाहिए। खैर, अशोक यादव, अखिलेश जी के ट्वीट के मायने क्या हैं?
वो कह रहे जब सपा आएगी, पीडीए वाली पार्टी आएगी, तभी जनगणना होगी। तो मेरे ख्याल से सपा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, 27 में विधानसभा का चुनाव होगा, और ये विषय तो पूर्णतः केंद्र का विषय है, नहीं? जी अमिताभ जी, देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते थे, इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं कि चरण धरत चिंतन करत चितवत चारह ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो जाति जनगणना एक शब्द है, इसके कई मायने हैं। जिससे सुवर्ण के कई मायने हैं, कवि के लिए सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, व्यभिचारी करने पे आजकल भाजपा ही याद आते हैं, और चोर के लिए सोना है। तो उसी तरह से जाति जनगणना शब्द के कई मायने, जो इंडिया गठबंधन के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए जो जाति जनगणना के मायने हैं अमिताभ जी, उसका मायने है कि उनको उचित उनकी भागीदारी, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, जो कि हमारा स्थापना, हमारी पार्टी की, हमारे दल की स्थापना ही सामाजिक न्याय को लेकर के हुई है। तो हम लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे शुरू से लेकर अब तक कि उससे सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या जाति जनगणना से? उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ पीडीए को विफुल करना, पीडीए को बरगला करके उसका वोट ले लेना। तो इसलिए जाति जनगणना के दो मायने सुवर्ण की तरह। जी, कोई किसी को कैसे बरगला सकता है भाई? भारत की इतनी बड़ी आबादी को आप ऐसा बता रहे हो कि इनको कोई भी बरगला लेगा? ना ना, ऐसा नहीं होता। आपको कोई बरगला सकता नहीं, कोई किसी को कैसे बरगला लेगा भाई? और बरगलाने से वोट मिलता होता तो बरगलाने में तो सब चैंपियन है, नहीं? अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए, चूंकि आपको तो कुछ बताने के लिए जरूरत है नहीं, आप सर्वज्ञ आदमी हैं। आप बताइए, आरएसएस या भाजपा की स्थापना ही सामाजिक अन्याय के लिए हुई थी। उस छद्म सनातन, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म हिंदुत्व, ये सारी चीजें लेकर चलते हैं। जाति जनगणना को तो वो कहते थे देश में गृह युद्ध हो जाएगा इससे, देश खंड खंड हो जाएगा इससे, तमाम बातें कहते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है तो उसके मायने तो वही हम लोग निकालेंगे ना, कभी व्यभिचारी चोर वाला। और तीसरी चीज, अब चूंकि समय दे तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। ना बता दो भैया, बता दो। हाँ, आज आप देखिए अमिताभ जी, हम लोग बचपन में गांव में, जब उसमें साइंस नहीं उतना थी, जागरूकता नहीं थी, किसी को सांप काट लेता था ना, तो वैद्य जी आते थे तो नीम की पत्ती देते थे मुंह में कि चबा लो, और अगर विष चढ़ा रहता था तो नीम की पत्ती की कड़वाहट नहीं फील होती थी, और अगर विष नहीं चढ़ा रहता था तो कड़वाहट फील होती थी। तो वो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है। ये अगर कड़वी, जो कि सामाजिक न्याय को लेकर जितना कड़वाहट इसके मन में है, अगर मिठास पैदा हो गई उस कड़वाहट में, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो जहर है, जहर चढ़ रहा है शरीर में, इसका मतलब नीम की पत्ती अगर कड़वाहट उसकी नहीं मिल रही है, मैं तो बीजेपी के पास चलूंगा, जहर चढ़ रहा है। ठीक है, बीजेपी के पास चलूंगा, आनंद दुबे के पास। लेकिन एक बात जरूर कहूं कि अशोक जी ने कहा कि हम लोग तो आरंभ से ही जात की गिनती के लिए लगे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। आप भी नहीं, समाजवादी आंदोलन के जो फोर फादर्स थे वो भी नहीं। अच्छा, उनकी बात छोड़ भी दें, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव लोहिया जी, छोड़ दीजिए उनकी बात, है उनके जानने वाले भाई बहन भी नहीं कोई समाजवादी पार्टी। मुझे एक बात बता दो, 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी आपके आंगन में रही अशोक जी? रही ना? 4 बार रही आपके आंगन में, ठीक? एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही, नेताजी के समय में दाएं बाएं की रही, लेकिन एक बार तो 5 साल रही। आप ऐसा क्यों नहीं करवा लिए जो बिहार में नीतीश जी कराए थे, या कर्नाटका में सिद्धरमैया कराए? कोई रोक रहा था आपको? किसी ने हाथ पकड़ा था, पहुंचा पकड़ा था? नहीं ना। कांग्रेस का किसी ने पहुंचा पकड़ा था? नहीं ना। तब राजीव गांधी ने लोकसभा में 90 मिनट का भाषण देके विश्वनाथ प्रताप सिंह को लांछित किया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश में आग लगा रहे हैं जात जात करके, जब मंडल का विषय था। वो भाषण तो इतिहास की धरोहर है भाई। कांग्रेस ने उसके बाद एक विज्ञापन जारी किया था, कैक्टस की फोटो लगाई थी, उसमें कहा था जातिवाद ये है। इंदिरा जी का एक वीडियो है जिसमें इंदिरा जी कह रही है कि मुझसे कोई पूछे कि देश में सारी समस्याओं की जड़ क्या है, तो मैं कहूंगी जातवाद। जात हट जाए तो सारी समस्याएं ठीक हो जाए।
कांग्रेस के पास अवसर नहीं आए? आए। उनके पास तो अनंत काल से अवसर रहा, जब चाहे तो करा देते। और समाजवादी पार्टी देश में न सही, यूपी में तो करा ही सकती थी कि फर्रुखाबाद में कितने, कौन जात के कितने हैं, और इटावा में किस जात के कितने हैं, और पडरौना में किस जात के कितने हैं, तो आज संघर्ष नहीं करना पड़ता। खैर आनंद जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी शेष विपक्ष को आपकी नीयत पर शक है, इसलिए वो कह रहे कि आपने मामला इतनी लंबी दूरी का कर दिया कि भाई जिन्नी मतलब बड़ी गिनती जात की छोटे राज्यों को हटा दें तो शुरू होगी, बाकी तो पता लगेगा 16 तारीख को जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन शुरू होगी 27 मार्च से। क्या? ओ अभी तो 25 का जून चल रहा है, फिर 26 पूरा, फिर 3 महीना माह वहां के नहीं, लगभग 2 साल का मामला है, और उसके फिर रिजल्ट आते आते भी 29 ही आ जाएगा। दुबे जी। अमिताभ जी, इनके पास इसके अलावा कहने के लिए क्या है? आप इनकी मजबूरी को भी समझो, ये कुछ कह ही नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं कि क्या कहें, और जो समझ में आ जा रहा है वही बोल दें। मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। अशोक जी ने एक कुछ सुनाया था, अभी मुझे भी कुछ याद आ गया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला कर पाते हैं, जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखलाकर पाते हैं सम्मान, तपोबल से भूतल पे शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये वो लोग हैं जिनको 4 बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली, याद नहीं आया कि कभी किसी प्रजापति को बना दें, कभी किसी कुशवाहा को बना दें, कभी किसी मौर्य को बना दें, कभी किसी शाक्य सैनी को बना दें। ये तो छोड़िए, जिस MY के लिए ये बात करते थे उस M को भी छोड़ दिया, किसी मुस्लिम को भी नहीं बनाया। ये इनकी सत्यता है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, स्वयं मुख्यमंत्री बने और 6 कैबिनेट मिनिस्टर अपने सजातीय बना लिए, 6, और कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं है। अमिताभ जी, आप सूची उठा के देखिए, कैबिनेट में पिछड़ों में सिर्फ यादव रखे 6, गायत्री प्रजापति बने, वो भी बाद में एक्सपेंशन। ये इनका सामाजिक न्याय, पूरा सामाजिक न्याय आके अपने परिवार में अटक जाता है। कहते हैं ना, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ये वो लोग, इनकी आप क्या बात करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, मतलब आप इनकी बात ही नहीं कर सकते। ये वो लोग। अब कांग्रेस पे आ जाइए, काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक अध्याय पटा पड़ा है इनके सामाजिक न्याय का। राजीव गांधी जी का भाषण सबको याद है, उसमें एक अंश मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब इन्होंने कहा था, राजीव जी ने कहा था आरक्षण देने से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। पिछड़े समाज को बुद्धू कहा था राजीव गांधी ने, और वो भी संसद में। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। ये किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? 50 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक में खाता खोलने का अवसर मिला तो हमारी सरकार में मिला, छत मिली तो हमारी सरकार में, आयुष्मान कार्ड मिला तो हमारी सरकार में, शौचालय मिला तो हमारी सरकार में, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला तो हमारी सरकार में। एक काम बता दें जो इन्होंने कभी गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए किया हो, सिवाय उन्हें बुद्धू कहने और सिवाय उनको गाली देने के। ये इनकी परंपरा रही है। हम अपनी बताते हैं, 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला है हमें, 3 बार। 1 बार मुसलमान को बनाया, 1 बार दलित को बनाया, और 1 बार, पहली बार इस देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी दल ने नहीं किया है। यह हमारा सामाजिक न्याय है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारी नीतियों में भी दिखता है, हमारे फैसलों में भी दिखता है और हमारी योजनाओं में भी दिखता है। लेकिन ये झूठे लोग जिन्होंने जीवन भर
अपने परिवार को मलाई बांटी है। ये कह रहे थे ना, नीम का पत्ती खाने से, यही किया इन्होंने, दूसरों को नीम की पत्ती खिला खिला के खुद मिठाई खाते रहे, यही किया है। अब इसीलिए तकलीफ में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जनता अब इनको कड़वा ठीक है इंजेक्शन आनंद लगा जी, रही अभी है। रुकना होगा। ना ना, अशोक जी मिठाई नहीं खाते, वो मिठाई नहीं खाते, वो सेहत के प्रति सजग रहते हैं। बाकी खैर मिठाई है तो नहीं कह बड़े सकते, स्मार्ट लेकिन ये हैं, नहीं इसमें खाते। कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं सौरभ दुबे के पास चलूंगा। सौरभ दुबे, हम किसी वैचारिक धारा के साथ प्रतिबद्धता के रूप साथ खड़े हैं, इसका कंठ से प्रमाण नहीं होता। हर आदमी कह दे कि मैं ऐसा चाहता हूं, वैसा मेरी धारणा ऐसी है, मेरा सिद्धांत ऐसा है, लेकिन करनी से पता लगता है कि आप उस चीज के कितने पक्षधर हैं। दो उदाहरण सामने रखूंगा, उस पर टिप्पणी चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को 4 बार प्रधानमंत्री देश को देने का अवसर मिला। क्या? 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण और 3 बार ओबीसी। ठीक, 4 में 3 बार ओबीसी। कांग्रेस को भी बहुत बार अवसर मिला प्रधानमंत्री देने का देश को, पंडित जी से शुरू होके और यहां तक मनमोहन सिंह तक। देश की आधी आबादी ओबीसी है, मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है। कांग्रेस ने कभी इस ओर चिंतन नहीं किया कि हम अपने परिवार की दावेदारी पीछे कर लेते हैं और किसी ओबीसी को आगे कर दें। दो उदाहरण सामने हैं देश के। बीजेपी 3 बार ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर नॉमिनेट किया और कांग्रेस अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ भाई, एक वो गालिब की कहावत है कि गालिब जिंदगी भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये जो अशोक भाई ने अभी सुवर्ण की बात की थी कि कोई उसमें सुवर्ण में अगर चोर है तो वो सोना खोजता है, और अगर कोई व्यभिचारी है तो वो सुंदर महिला खोजता है। तो मुझे नहीं पता ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाह रहे थे या गौरव भाई जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी जी का बयान आता था कि न जाति पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पर, जब खुल करके पहले प्रधानमंत्री देश के जो है वो ये कहते थे कि जातियों पर अगर हम समाज को आगे बढ़ाएंगे तो समाज में कहीं ना कहीं विघटन पैदा हो सकता है, और उसी के अंदर राहुल गांधी जो है वो सुवर्ण जो खोजने की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन वो कांग्रेस के जो है वो पार्टी के अंदर दिखाई देता है। अब निश्चित तौर पर जो आपने अमिताभ भाई बात कही कथनी और करनी, देखिए हमने देखा है समय समय पर कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल समाजवादी पार्टी, उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। बहुत पीछे अगर नहीं जाए अमिताभ जी, अगर हम हरियाणा चुनाव को ले लें, एक ऐसा अवसर आया था जब जातियों की बात करने वाली यही पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस जो जाति गणना और जो है आरक्षण की बात कर रही थी, उसको जब कुमारी शैलजा को अवसर देने का समय आया तो किस प्रकार से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया, ये हम सब ने देखा। वहां पर हुड्डा जी को जो है महत्वपूर्ण बना करके पूरा हरियाणा का चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। कुमारी शैलजा चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो एक दलित चेहरा थी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास जब लाभ देने का अवसर आता है ऐसे छोटी जातियों के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर, तब वो नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी अवसर आया, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे जितने भी प्रदेश हैं, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मंत्रियों के, देखिए ओबीसी को पहली बार जो है संवैधानिक मान्यता देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एचडी देवगौड़ा की जाति को उनकी जाति को पिछड़ी बता करके पूरी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और ये भी उनको कांग्रेस ने ये तय नहीं किया कि देवगौड़ा जाति जो है वो पिछड़ी में आती है या नहीं आती है, लेकिन इसको पिछड़ी जाति में सौरभ डालने अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा सौरभ। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, लेकिन देवीगौड़ा का प्रसंग आ गया तो मुझे याद है देवीगौड़ा की सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस ने की। सीताराम केसरी
प्रसंग पूरा समय नहीं, मैं प्रसंग सुनाता, मैं उसका प्रथम दृष्टया साक्षी रहा हूं। क्या देवेगौड़ा कैसी दुर्गति की, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, देवेगौड़ा आगड़े थे कि पिछड़े थे, लेकिन उनकी दुर्गति बहुत हुई थी, कांग्रेस ने जो स्थिति पैदा कर दी थी। खैर, गौरव जैन के पास चलता हूं। गौरव जैन, अभी एक चीज जो कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है, प्रदेशों में अध्यक्ष, वहां वो अपनी विचारधारा, राहुल जी अपनी विचारधारा प्रामाणिक रूप से देश के सामने रख सकते थे। देश में दर्जनों राज्य हैं छोटे बड़े, मुझे कोई बता रहा था कि 5-6 प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं कांग्रेस के। यहां तो ऐसा हो सकता था कि आधे, अगर मान लीजिए देश में जितने राज्य हैं उसमें आधे में कम से कम संगठन की कमान पिछड़े वर्ग के लोगों के पास होती, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गौरव जैन, देखिए, शायद आप भूल गए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होगा खड़गे जी क्या है, कौन सी जाति से आते हैं, आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। दूसरी आपने बात कही कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन सी जाति से आते हैं, तो आप देखेंगे तो सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ था। आज भी सीडब्ल्यूसी में आधे से ज्यादा सदस्य जो हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और युवा हैं। तो ये बात वहां पर आपकी खत्म हो गई कि कांग्रेस ने कितने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कितने प्रदेश अध्यक्ष कौन सी पार्टी से हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी इतने महान पार्टी है कि वो टोकनिज्म में इतना इसको भरपूर विश्वास है। आप देखिए, उन्होंने मुर्मू जी को बनाया, और मुर्मू जी की किसी राष्ट्रपति की इतनी तौहीन कोई अगर कर सकता है तो वो सिर्फ भाजपा है। मुर्मू जी का प्रेरोगेटिव था कि वो संसद का जब सत्र चालू हो उसके उद्घाटन मुर्मू जी को करना चाहिए था। गया कौन? नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए। राम मंदिर का आपने करा, वहां पर आपने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। इतना ज्यादा जो सम्मान कर रही है दलितों का और जो टोकनिज्म भाजपा कर रही है, सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी खड़े होकर चुनाव में बोलते थे अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल, अब क्या खुद को नक्सल बोल के जेल में डाल लेंगे? जो 180 डिग्री की आपने बात करी ना कि 180 डिग्री कोई आदमी कैसे भटक सकता है अपने रास्ते से, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल जो है वो। हाँ, 360 तो 360 का तो मतलब है जिस धुरी से आप शुरू हुए 360 का मतलब है वहीं पर आप वापस आ गए। 360 का कोई मतलब नहीं होता, 180 का मतलब होता है। और 180 जो है वो सिर्फ भाजपा ही ये उल्टाइयां खा सकती है कि आज कुछ बोले कल कुछ और बोले। अगर कल के दिन कोई और मूवमेंट खड़ा हो गया जिसमें लोग बोले कि नहीं हमें जातीय जनगणना नहीं चाहिए, तो आप मानिए नरेंद्र मोदी कल के दिन आके रात में 8 बजे अनाउंस कर देंगे बिना किसी से पूछे कि हमें जातीय जनगणना नहीं बनानी। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेज करते हैं, डेडलाइन मैनेज नहीं करते। और अभी इनका कोई भी काम जो है वो मुकम्मल ना हुआ है ना हो पाएगा। इसके पीछे भी जो इनकी मंशा है ना, जो आज जातीय जनगणना, कल तक बता रहे थे कि कैसे समाज बढ़ जाएगा, जातीय जनगणना के फायदे बता रहे हैं। और आपने बात करी कि कांग्रेस की उसमें मंशा क्या थी, 1980 और 90 के दशक की बात करी तो 1980 और 90 के दशक में जो है ना एडॉक बेसिस पे सरकारें नहीं चला रही थी कि नौकरियां बांट रही हूँ। आज आप देखिए पूरी तरीके से सरकारी सेक्टर खत्म हो गया, सब कुछ आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया। जो आदमी को आरक्षण मिलता था वो खत्म हो गया। तो इसलिए जातीय जनगणना और जो 9वें शेड्यूल है संविधान का उसको बदलने की जरूरत है। इसीलिए ये हम बता रहे हैं कि ये पहला स्टेप है और आखिरी स्टेप जो होगा वो पूर्णतः जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले इस लड़ाई से। ठीक, अभी रुकना होगा, अभी यहाँ तो रुकना होगा। अशोक यादव के पास चलूं। मैंने प्रश्न किया कि भारत के जितने राज्य हैं उसमें आपको कुल जमा 5 या 6 ओबीसी मिले प्रदेश अध्यक्ष, तो हमको खड़गे जी का फोटो बता रहे हो। अरे खड़गे जी को तो हम जान ही रहे हैं, आपसे पहले से जान रहे भैया। आप बताएंगे हमको खड़गे जी क्या हैं? गजब बात है, ये हमको नहीं पता। क्या कर रहे हो? मैंने प्रश्न कुछ पूछा, उत्तर कुछ आ रहा है और बताया जा रहा है कि आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं खड़गे जी क्या। अरे भाई क्या कहें, मुझे नहीं आता। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सच है कि भारत के राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ 5 या 6 ओबीसी मिले प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है राज्य में पार्टी का चेहरा। आपके पास सरकारें कम है, प्रदेश अध्यक्ष तो सब जगह है ना। ये नारा आया था कि नहीं आया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर, आया था ना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसके समय में आई थी?
और जब कांग्रेस सत्ता से हटी तभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से धूल झाड़ी गई। इस देश में पिछड़ों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई अवसर आया उनके मान सम्मान के लिए, वो आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट का एग्जीक्यूशन। वो किस सरकार में हुआ? वो विश्वनाथ प्रताप की सरकार में हुआ, जिसको भाजपा और कम्युनिस्ट दोनों समर्थन दे रहे थे, और कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी थी कि हमको मंडल कमीशन की सिफारिशें मंजूर नहीं। क्या सच नहीं है? क्या सच को वॉश आउट कर देंगे? ऐसा नहीं होता। अशोक यादव जी, 29 की लड़ाई जब होगी, मुझे लग रहा जो अखिलेश जी ने कहा वो तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा जब हमारी आएगी सरकार तभी बनेगा जनगणना। तो मेरे ख्याल से सरकार तो लेट आती है उत्तर प्रदेश में थोड़ा, और ये 1 मार्च से शुरू हो जाएगा काम 27 में। लेकिन मुझे लग रहा है जात के आंकड़े आएंगे 29 का चक्रव्यूह जब सच जाएगा तब, नहीं? क्योंकि जनगणना चल रही है, इससे तो कुछ सेंसेशन नहीं बनता। असली मसला है कि निकला क्या, नहीं? यही ना, जनगणना चल रही, ठीक है, साल 1.5 साल चल रही, 2 साल कंपाइलेशन हो रहा है डाटा का। लेकिन राजनीतिक दलों का तो काम तब शुरू होगा, जनगणना में तो झंडा प्रदर्शन होगा नहीं। जब आंकड़े आ जाएंगे अशोक जी, तो मुझे लग रहा है आंकड़े में तो भी बहुत दूर देरी है। देखिए अमिताभ जी, इसी वजह से विपक्ष जो है सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि जब हिंदी भाषी राज्यों का या तमाम में जो बड़े राज्य हैं इनका चुनाव निकल जाए, उसके बाद जाति जनगणना का इंटरिम डेटा वगैरह जो भी रिजल्ट आए, ताकि उसका इम्पैक्ट इस चुनाव पे न पड़े। तो जनता को तो पता है इस बात को, सरकार की क्या स्थिति है। अरे भाई, लेकिन 29 की अखंड रामायण तो रहेगी महाराज। 29 के चुनाव तो सबसे बड़ा वो तो रहेगा ना। अमिताभ जी, अखंड रामायण 29 का तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल किसी अखंड रामायण से कम नहीं है भारत के चुनाव में। ये भी अपने आप में अखंड रामायण है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार ओबीसी प्रधानमंत्री दिए, तो ये तो आपको भी पता है, मुझे लगता है पैनल में बैठे सभी लोगों को पता है कि मोदी जी जिस जाति से आते हैं वो बाई बर्थ ओबीसी नहीं है। ये तो पता ही है ना सबको। उनको ओबीसी बनाया गया टेक्निकली, उनकी जाति को, ताकि उनको ओबीसी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। तो अब उसको हम ये नहीं कहेंगे असली नकली ओबीसी, लेकिन यही कहेंगे कि वो बाई बर्थ ओबीसी नहीं है। आप अशोक जी इस पिच पर न जाओ, इस पिच पर आप गलत फंस जाएंगे आगे। हाँ अमिताभ जी, अच्छा दूसरी बात आपने, हमारे आनंद भाई ने कहा कि इतना ये है वो है, हमने इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया, इन लोग खाली यादवों को करते हैं, ये इनको करते हैं। अरे भैया आनंद जी, 4 जून अभी तो कल बीता है, साल भर पहले चले जाइए 4 जून 2024 को, और अब 37 सांसदों का हमारा विश्लेषण कर लीजिए, और आप पाए उसमें देखिए कितने उसमें ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो आप अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो कुछ उसमें रख के लगाइए आरोप, हम भी कोई दिक्कत नहीं है हमें स्वीकार करने में, अगर आपके पास कोई डेटा हो तो। लेकिन आप ऐसे हवाई फेंकते रहेंगे साहब जी की तरह, तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल पूछे अमिताभ जी आप लोगों ने। हाँ, इसने आनंद भाई ने और कहा हमने इतना मंत्री बना दिए फला फला जातियों के। अरे राजभर जी को आपने, पिछली सरकार, मुझे याद है अमिताभ जी, आपको भी याद होगा, वो मंत्री थे, उनके लड़के का शादी थी, और वो शादी वाले घर के रास्ता बनवाने की हैसियत नहीं थी उनकी, और फावड़ा कुदाल लेके, पियर का गमछा सर पे बांध के फावड़ा लेके सड़क बना रहे थे अपने घर की। और यही उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी समाज का नेता जाता है, नहीं, मेरे ख्याल से वो श्रमदान कर रहे होंगे, ऐसा था क्या? श्रमदान ने, अरे इस्तीफा दे दिए उसके बाद वो, और ये कहते हुए दिए कि ओबीसी समाज का नेता। देखो भैया अशोक जी, अब राजभर जी मगन है, इसलिए उनका प्रसंग न उठाओ। अब वो मगन है, अब वो कह रहे हैं कि सपा कुछ नहीं, भाजपा ही ठीक है। अशोक जी ने एक तकनीकी बात उठाई, ठीक है अशोक जी, एक तकनीकी बात उठाई, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मसला केवल नरेंद्र मोदी का या किसी व्यक्ति का नहीं। इस देश में ये व्यवस्था है संसद के कानून के जरिए कि जातियों की सूची की समीक्षा अनवरत होती रहती है। अशोक जी को पता होगा, वो जानकार व्यक्ति हैं,
बोले नहीं, अलग बात है। इस वक्त राज्यों की सूचियों की भी समीक्षा होती रहती है। इंक्लूजन कानूनी है, संवैधानिक है, संसदीय स्वीकृतियों के अधीन है, ठीक। और केंद्र की सूची में भी जातियां बढ़ती रहती हैं। अंग्रेजों के समय जितनी जातियां थीं उससे 25 गुना कहां से आ गई? जातियां बढ़ी ना, तभी ना आ गई। तो वो सबको नकली बता देंगे, बोला ना हम असली हैं। क्यों? बोले हम अंग्रेजों के समय थे। बोले फलनवा, बोले वो नकली है, वो जवाहरलाल नेहरू के समय में आया। ये तो नहीं चलेगा ना महाराज। 1931 में कितने लोग, कितनी जातियां थी भारत में? और एक बात कहूं, ठीक है मैं जानता हूं कुछ फॉर्मेटिंग में भी दिक्कत थी, इस बार ऐसा ना हो इसकी सबको उम्मीद करनी चाहिए, कामना का दुआ मांगनी चाहिए। अशोक जी 11 में मनमोहन सिंह के समय में जात पूछी गई थी, उसके आंकड़े नहीं आए, आपको भी पता होगा। जबकि लालू जी मुलायम सिंह दोनों उस सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी आंकड़े नहीं आए। ये भी आप भी ध्यान रखिएगा, मुलायम सिंह जी भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। उस समय 20 लाख जातियां इमर्ज हो गई थी कागज पे, 20 लाख, 46 लाख या कुछ का आंकड़ा आया था। पागल हो गए थे उसको एनालाइज करने वाले लोग, बोले जात है क्या है, बवाल है। सबको फर्जी कह देंगे? नहीं ना। इसलिए यह तर्क कहीं से कहीं तक नहीं चलता कि आप इस जात में, इस वर्ग में कब डाले गए। जब डाले गए तो कानून की मुहर से डाले गए, इसलिए वो बराबर के हकदार हैं जितने आप हकदार हैं। आनंद दुबे जी, सारी विपक्ष कह रही है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है आज भी। आपने कितने भी दलित बनाए हो, कितने भी आदिवासी बनाए हो, कितने भी ओबीसी बनाए हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपकी मंशा ठीक नहीं। देखिए, हमारी मंशा को तो देश ने देखा है, इसीलिए केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी दूसरी बार सरकार है, उत्तराखंड में है, लगातार गुजरात में है, लगातार मध्य प्रदेश में है, अभी राजस्थान में है, महाराष्ट्र में भी आया है, उड़ीसा में है और राज्यों। ये हमारी मंशा है, इसीलिए सरकार ने हमको अपना, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। इन्होंने जो बात कही अभी कि हम ऐसे ही कोई बात कर देते, मैंने जो इनको गिनाया, अब मैं गिना देता हूं। 12 की सरकार, पहली कैबिनेट, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव जी कैबिनेट मंत्री, बलराम यादव जी कैबिनेट मंत्री, दुर्गा यादव जी कैबिनेट मंत्री, अंबिका चौधरी जी कैबिनेट मंत्री, राम गोविंद चौधरी जी कैबिनेट मंत्री। ये कौन थे भैया? हो सकता है एक आध नाम अभी हमसे छूट ही रहा, ठीक। तो मैं कोई बात ऐसे नहीं करता हूं अशोक जी। और आपने कहा कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 5 यादव लड़ाए, इन्होंने पांचों परिवार थे। यादव में भी परिवार चाहिए। अब ये कह देंगे कि मोहन यादव जी को कह देंगे वो नकली ओबीसी है, कह सकते हैं ये, क्योंकि वो भाजपा में है, तो ये मानते ही नहीं। अगर भाजपा में कोई यादव तो उसको कहेंगे नहीं 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 वो ओबीसी नहीं। ये इनका नजरिया है देखने का चीजों को, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इनकी सोच को सब लोग जानते हैं। अब जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि इस देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की सबसे बड़ी आवाज, उनको अपनी पूरी सरकार में भारत रत्न क्यों नहीं दिया? एक 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब संसद में अपना इस्तीफा पढ़ना चाहते, उनको इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया। तो सभापति ने कहा कि आपको अपना इस्तीफा पहले जमा करना पड़ेगा हमारे पास, हम पढ़ेंगे कि उसमें आपने क्या लिखा है तब। और धनंजय कीर की किताब में, जिसको खुद बाबा साहब ने अनुमोदित किया था, उसमें पेज नंबर 415 पे लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर जब 1952 में चुनाव लड़ने गए
तो आपने नारायण कजरोलकर, जो कभी उन्हीं के पीए रहे और एक दूध व्यापारी थे, उनको चुनाव लड़वाया और बाबा साहब को चुनाव हरवाया और 70,000 से ज्यादा वोट कैंसिल हुए थे उस चुनाव में। उसके बाद जब वो भंडारा से उपचुनाव लड़ने गए, वहां भी उनको हरवाया गया। बार बार ये कोशिश की गई कि बाबा साहब को एक सशक्त आवाज न बनने दिया जाए। ये आपने किया। सरदार पटेल जी को जीवन भर अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और कब जाके भारत रत्न मिला है। ये इनकी हकीकत है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया बताती थी और अखिलेश यादव जी मंच पे बैठ के ताली बजाते थे। उनके अनुयायियों का घर फूंक देते थे, ये लोग खेत कब्जा कर देते थे। आज उत्तर प्रदेश में जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई है, इनको इनके गलतियों की और कुकर्मों की सजा दी है और इसीलिए ये बिलबिला रहे हैं। ठीक, देखिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस देश के स्मृति पटल पर। एक जिसका आनंद ने जिक्र किया कि बाबा साहब अंबेडकर लार्जर देन लाइफ वाला मामला है। भारत में उनके कद की विभूतियां बहुत कम हैं, बाबा साहब के कद की। हमने कैसों कैसों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। ऐसो ऐसो को दे दिया, कैसों कैसों को दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाबा साहब को जानते नहीं थे हम लोग। वो इतने छोटे आदमी थे कि उनकी खबर ही नहीं हमको मिली कि कहां है, कौन है बाबा साहब। ऐसा तो था नहीं। नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य तो रहे थे। हमने जरूरत ही नहीं समझी। और कब दिया, कब मिला भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? जब फिर मैं कहूंगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, जिसको भाजपा और वामपंथियों का समर्थन हासिल था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला और संसद के केंद्रीय सचिवालय के केंद्रीय कक्ष में उनका तैल चित्र लगा। हम डॉक्टर साहब, हमने बाबा साहब को इस लायक भी नहीं समझा इतने वर्षों तक कि उनका तैल चित्र लग जाए पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में। और दूसरा जो ये दलितों के हित की बात और दलितों के अभिमान का विषय, गौरव का विषय, और मैं तो कहूंगा कि बाबा साहब केवल दलितों के नहीं, वो समग्र भारतीय चेतना के गौरव का विषय है, समग्र भारतीय चेतना के गौरव का विषय है। और वैश्विक मंच पर बाबा साहब की स्थिति एक बड़े मुक्तिदाता जैसी है, जिसने इस दुनिया के एक बड़े समाज को मुक्ति का रास्ता दिखाया, केवल भारत नहीं। और दूसरी बड़ी बात है, जिसने पिछड़ों का जीवन बदला, अशोक जी मेरी बात से 100% सहमत होंगे, वो विषय था बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करना। रिपोर्ट आ गई थी इंदिरा जी के पास, उन्होंने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, वो लोग तो उस रिपोर्ट के खिलाफ थे। वो काम भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस सरकार ने किया, जिसको कांग्रेस छोड़कर लगभग भारत के समूचे राजनीतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व हासिल, सपोर्ट हासिल था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक तरफ सुरजीत बैठते थे, एक तरफ वाजपेयी जी, बीच में बीपी सिंह। तभी हुआ। ये सत्य अमिट है, कभी नहीं मिटाया जा सकता है, जान लीजिए। पिछड़े और दलित इस देश में वाणी से प्रभावित नहीं होंगे ना, वो हमारा कर्म देखेंगे, हमारे एक्शन देखेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि क्या हमने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए अपने पदों को छोड़ा है कभी? अगर छोड़ा है तो नजीर होगी दलितों के पास, पिछड़ों के पास। जब हमको चुनने की अवसर आया राजा किसको बनाए, तो हमारी दृष्टि कहां गई? अगर अपने ही परिवार तक रही तो बात नहीं बनेगी, अपनी ही जात तक रही तो भी बात नहीं बनेगी, और अपनी ही जात में अपने ही परिवार तक रही तो भी बात नहीं बनेगी। फिर भी ननकू तो वंचित रह गया ना। उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी जब वनवास काल में रही लंबे समय तक, मेरी बात से अशोक जी भी सहमत होंगे और गौरव जैन भी सहमत होंगे, जब वनवास काल में रही भाजपा लंबे समय तक, उस वक्त दो क्षेत्रीय दल ही सत्ता में आ रहे थे बारी बारी से, बसपा और सपा। माफ करिएगा अशोक जी, 4 बार आपके यहां चीफ मिनिस्टरशिप रही और 4 बार बहन जी के यहां चीफ मिनिस्टरशिप रही। क्या ना आपको कोई दूसरा दिखाई दिया, ना बहन जी को कोई दूसरा दिखाई दिया, ये सच है। दलितों में भी 1000 जातियां हैं, नहीं है क्या? 1000 चेहरे हैं, और पिछड़ों में भी कई हजार जातियां हैं, कई हजार चेहरे हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपने जाके किसी की झोपड़ी खटखटाई हो? धानुक की, धीमर की, प्रजापति की, कोयरी की, इसकी उसकी, और कहा हो कि नहीं हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे इस बार, हम बैठ लिए? या बहन जी ने ऐसा कहा हो? ये कहना चाहिए था। इतना बड़ा समूह बहन जी को नेता मानता रहा, उनकी एक अपनी बहुमत की एक बार सरकार भी आई, लेकिन सिंहासन कभी किसी दूसरे को नहीं दिया किसी ने। जनता ये सब भी याद रखती है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी,